भैया बहनों, हम सब आज कक्षा 9 के लिए क्षितिज भाग 1 इस पाठ्य पुस्तक से जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। हिंदी साहित्य में मूल रूप से गद्य और पद्य ये दो विधाएं होती हैं। गद्य विधा के अंतर्गत कई उपविधाएं होती हैं। हमने कुछ शामपट पर लिख रखी हैं और ध्यान से देखें। निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, व्यंग्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज इत्यादि और अनेक ऐसी विधाएं हैं जिन पर कोई भी लेखक अपनी कलम चलाता है। सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है। अलग अलग प्रकार की विधाओं को लिखने में अलग अलग प्रकार के लोग दक्ष होते हैं और वे अपनी चतुराई का, वो अपनी कुशलता का परिचय अपनी कलम के माध्यम से देते हैं। यह पाठ जिस विधा के अंतर्गत है उसका नाम है व्यंग्य। हिंदी गद्य लेखन में व्यंग्य विधा। प्यारे बच्चों, व्यंग्य वह विधा होती है जिसमें किसी के जीवन के यथार्थ को उजागर किया जाता है। उसे जैसा है उसी प्रकार से खींच करके सबके सामने लाया जाता है, लेकिन कहने का ढंग सीधा सपाट न हो करके घुमावदार होता है। अर्थात जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो भाषा प्रयोग की जाती है, जो शैली होती है, वह मुहावरेदार होती है। कहा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है। जो शब्द होते हैं उनका सीधे शाब्दिक अर्थ न लेकर के व्यंजनात्मक अर्थ इसमें लिया जाता है। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। व्यंग्य लेखन के क्षेत्र में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और मनोहर श्याम जोशी जैसे अनेक नाम प्रसिद्ध हैं जिन्होंने व्यंग्य विधा से हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध किया है। अब हम आते हैं इस पाठ पर। तो इस पाठ की जो नायक है, मूल रूप से लेखक ने जिसे नायक बनाया है वो है मुंशी प्रेमचंद। हम सब जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की अनेक कहानियाँ आपने पढ़ी हैं। पंच परमेश्वर पढ़ी होगी, ईदगाह पढ़ी होगी, इस प्रकार से और भी बहुत सी कहानियाँ इनकी पढ़ी होंगी। सन 1880 में वाराणसी के पास लमही नामक ग्राम में प्रेमचंद का जन्म हुआ। पिताजी डाकघर में मुंशी थे। बहुत ही सीमित आमदनी, और पिताजी ने बचपन में ही इनकी शादी कर दी। प्रेमचंद की उम्र कम थी, विवाह कर दिया और उसके कुछ समय बाद वो इस दुनिया से चल बसे। शिक्षा के लिए गांव की शिक्षा पूरी की। वाराणसी 3-4 कोस दूर था, वहीं आने की इच्छा थी। किसी प्रकार से प्रयास करके आए और अपनी शिक्षा जारी रखी। और ज्यों-ज्यों इनका जीवन आगे बढ़ता गया, फिर इनके अंदर की जो कला थी वो उभरने लगी। और फिर कहानी और उपन्यास, इन दो विधाओं में मुंशी प्रेमचंद ने काफ़ी कार्य किया। इनकी बहुत कहानियाँ हैं। उपन्यास भी काफ़ी मात्रा में लिखे। विशेष रूप से सामाजिक यथार्थ को सामने लाने में प्रेमचंद का कोई जोड़ नहीं है। उनके ऊपर ही, उनके जीवन के ऊपर ही हरिशंकर परसाई ने यह व्यंग्य लेख लिखा है। विशेष रूप से इस पाठ में जिस बिंदु पर चर्चा है, सबसे पहले तो प्रेमचंद का शरीर कैसा है, वो दिखते कैसे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो चेहरा है उसमें कनपटी चिपकी हुई है, ये एकदम चिपक गए हैं, अर्थात चेहरे में भराव नहीं है। बहुत दुबले पतले शरीर वाले हैं। केवल मूछें ही ऐसी हैं जो गुच्छेदार हैं और उस शरीर को, उस चेहरे को कुछ गोलाई प्रदान करती हैं। लगता है कि हाँ, चेहरा कुछ दिखाई पड़ रहा है। अगर मूछें न होती तो शायद चेहरा गायब हो जाता।
ऐसा लेखक का मानना है। पहनावा भी अत्यंत सादा है। इसमें एक प्रसंग लेकर उन्होंने अपने पाठ को आगे बढ़ाया। लिखा है कि फोटो खिंचा रहे हैं। लेखक कहता है कि जिस समय मैंने उनको देखा वो पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, और फोटो खिंचाते समय भी उनकी स्थिति कैसी है। बाल जैसे थे वैसे ही उलझे हुए, कोई रंग रोगन नहीं, किसी प्रकार का बालों में तेल नहीं, किसी प्रकार के कपड़े में कोई बनावटीपन नहीं। जो जैसे पहने थे वैसे ही आकर के और बैठ गए। कपड़े में सलोटें पड़ी हुई हैं, ठीक से वो प्रेस भी नहीं किया हुआ है। ये दिखाता है कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन कितना सादगीपूर्ण था, उनका पहनावा कितना सादगीपूर्ण था। वो सदैव यथार्थ जीवन जीने के आदी थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि आज हमको फोटो खिंचवाना है तो हम कुछ अच्छे कपड़े पहन लें, जरा अपने शरीर की कुछ बना लें, बाल खींच लें और भी जरा तेल लगा लें, ठीक ठाक से कपड़े पहन लें। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। वो जैसे एक समय रहते थे वैसे हर समय रहते थे। उनके लिए कोई समय अलग नहीं था। ये लेखक ने इसमें अपने लेख में दिखाया है। अब आगे बात आती है कि बनावटीपन से दूर हैं। जूता फट गया है, उंगली बाहर निकल गई है, लेकिन फिर भी इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं है। अधिकारियों में थे, कुछ दिन अध्यापक रहे, उसके बाद में जिला उप विद्यालय निरीक्षक हो गए थे और बड़े अधिकारियों के पास जाना आना होता था। उनके साथ बैठकों में भाग लेते थे, परंतु कभी इस बात की चिंता नहीं की कि आज मुझे अपने से बड़े अधिकारी के सम्मुख जाना है तो आज मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, आज मुझे जूते की व्यवस्था होनी चाहिए। परसाई जी ने इसमें और एक बात लिखी है कि जो मैं देख रहा हूँ मेरे साहित्यिक पुरखे, तुमने इस देश को कितना कुछ दिया और उसके बाद भी तुम्हारी यह स्थिति है। यार बच्चों, यह उस समय की जिस समय प्रेमचंद का जीवन था, 1880 से लेकर के 1936 तक 56 वर्ष का जीवन। उस समय की जो व्यवस्था थी, सरकार विदेशियों की थी, कदम कदम पर यातनाएं मिलती थीं, अंग्रेज कर्मचारियों अधिकारियों की अपेक्षा भारतीयों को कम वेतन मिलते थे, परेशान बहुत किए जाते थे, रोजाना स्थानांतरण होते थे। एक महीने यहाँ है तो 2 महीने अगले महीने कहीं और उठा करके भेज दिया। तो इस प्रकार से सारा जीवन संघर्षपूर्ण रहा, दौड़ते रहे। लेकिन फिर भी प्रेमचंद ने कभी अपने अंदर बनावटीपन नहीं आने दिया। वो जैसे थे वैसे सदैव रहे, चाहे उन्हें अपने विद्यालय में रहना हो, चाहे उन्हें किसी अन्य विद्यालय में निरीक्षण के लिए जाना हो, अपने अधिकारियों के साथ बैठक में जाना हो, सदैव एक जैसे दिखते थे। उनके अंदर ये भाव नहीं था कि हम अधिकारी के सामने सर धंसकर जाएंगे, अच्छे कपड़ों में जाएंगे, अच्छी वेशभूषा में जाएंगे तो प्रभावित हो जाएगा हमारे ऊपर। ऐसा कोई भाव नहीं था। आगे बात आती है संघर्षशील जीवन। इनका जीवन बड़ा संघर्षशील रहा। जैसे कि प्रारंभ में हमने बताया आपको कि बहुत कम अवस्था में इनका विवाह हो गया और उसके कुछ समय बाद ही पिताजी इस दुनिया से चल बसे। पिताजी नौकरी करते थे, 4-5 रुपये 10 रुपये महीना वेतन रहा होगा। जो माँ थी बीमाता थी, फिर भी उसने इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। खर्चे अधिक थे घर में, दिन भर दौड़ते थे। और यहाँ तक कि इनकी एक कहानी है जीवन सार, जिसमें इन्होंने अपने बारे में लिखा है कि प्रारंभ से लेकर और अंत तक इनका जीवन किस प्रकार से गुजरा, उसमें इन्होंने बहुत बेबाकी से लिखा है। पर बच्चों, दूसरों के बारे में तो लोग बहुत कुछ लिख डालते हैं, लेकिन अपने बारे में सच्चाई पूर्वक लिखना एक बड़ा कठिन कार्य है। सबके लिए कठिन है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और किसी अन्य के लिए भी। प्रायः लोग अपनी कमियों को छिपाते हैं और अच्छाइयों को ही जनता के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ऐसे नहीं थे।
जो उनके जीवन में था, जो कमी थी उसको भी बाहर लाए, और जो अच्छाई थी उसको भी वो दुनिया के सामने लाए। किसी बात को उन्होंने छिपाने का प्रयास नहीं किया कभी भी। इसीलिए कहते हैं कि इनका जीवन बनावटीपन से दूर था और संघर्ष इन्होंने जीवन भर किया। उस जीवन सार कहानी में इन्होंने दिखाया है कि जब एक गांव से वाराणसी में पढ़ने के लिए आए, कक्षा 8वां पास कर चुके थे और 9वीं में नाम लिखाना चाह रहे थे। जो पहले से स्थापित विद्यालय थे, प्रसिद्ध थे, उनमें सीटें भर गई थी, कहीं प्रवेश नहीं मिल रहा था। कुछ नए विद्यालय खुले थे तो वहाँ जैसे तैसे हर तरह के बच्चे भरे हुए थे। इनकी इच्छा थी कि मैं अच्छे विद्यालय में पढ़ूं, लेकिन बिना किसी के सिफारिशी पत्र के कहीं भी नाम लिखना संभव नहीं था। उन्होंने बहुत प्रयास किया और अंत में इनका नाम लिख लिया गया। पढ़ाई जारी रही, संघर्ष भी जारी रहा। उसी बीच में जो दैनिक खर्चे थे उसके लिए एक वकील साहब थे, उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे और उन्होंने अपने घुड़साल में एक कच्ची कोठरी थी उसे दे दिया रहने के लिए कि आप इसमें रहिए और मेरे बच्चे को पढ़ाइए। रहने की व्यवस्था वहाँ हो गई। 4-5 रुपये और इधर उधर से पाते थे ट्यूशन आदि में, उसमें आधा घर दे आते थे और आधे में अपना खर्चा चलाते थे। उन्होंने लिखा है कि कई बार एक एक पैसे का चबेना चबा करके, इसको आप लोग भूजा कहते हैं अपने यहाँ, धान का या चने का, उसको चबा करके इनको अपनी पूरा दिन काट देना पड़ा। इस प्रकार से संघर्षशील जीवन रहा। प्यारे बच्चों, जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया, हम सोच सकते हैं आज हमें कुछ लिखना होता है तो अच्छी से अच्छी कलम हम ले आते हैं, अच्छा चिकना कागज़ हमारे सामने रहता है। और ये उस ज़माने की बात है जब तकनीकी इतना आगे नहीं थी। लोग बांस की कलम से दवात में डुबो डुबो कर लिखते थे। एक शब्द लिखने के लिए कम से कम 3 बार दवात में, स्याही में कलम डुबोनी पड़ती थी। और जो पन्ना भी होता था वो अत्यंत खुरदुरा, जैसे आपने कलम रखी और स्याही तुरंत पन्ना सूख गया, ये स्थिति होती। और उसमें भी प्रेमचंद ने कितना कुछ लिख डाला। इसी बात को हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है कि आप कितने शांत हैं, आप कितने संतोषी हैं, आपको कितना दौड़ना पड़ रहा है। आप अधिकारियों के सम्मुख दौड़ते दौड़ते आपका जूता घिस गया, लेकिन आपके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। आपके चेहरे की जो मंद मुस्कान है, जो व्यंग्यात्मक मुस्कान है, वो वैसे ही है जैसे पहले थी। इतना कुछ झेलने के बाद भी, इतने कष्ट सहने के बाद भी आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, कितना सादगी भरा जीवन है। बड़े आश्चर्य की बात है। आगे संकोची स्वभाव। उन्होंने लिखा है कि लोग जब फोटो खिंचवाने चलते हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते तो दूसरे से कपड़े मांग लेते हैं। कहीं बारात जाते हैं तो दूसरे से जूते मांग लेते हैं। लेकिन एक तुम भी हो, क्या जीवन है। किसी से कुछ मांग ही नहीं सकते, किसी से कुछ कह ही नहीं सकते। ये भी कौन सी बात है। क्यों? क्योंकि इनका मन संकोचित है। ये किसी से कुछ मांगने में अपने जीवन के अच्छे क्षण नहीं मानते थे। इनका मानना था कि मांगने से कितनी बार हम मांगेंगे। इसे कहते हैं संतोष, आत्मसंतोष। जो कुछ भी है हम उसमें अपने को संतुष्ट रखें और उसी में हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, अच्छा दिख सकते हैं, ऐसा प्रयास करें। किसी से मांग करके, और ऐसा अगर हम अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं तो निश्चय ही एक न दिन ऐसा आएगा जब उसका सहयोग हमें नहीं मिलेगा, फिर हमारा भेद खुल जाएगा। इसलिए जीवन भर संकोच मन में लेकर के सारा जीवन बिताया और संकोच ही लेकर इस दुनिया से चले गए। तो जिस व्यक्ति ने
इस देश को बहुत कुछ दिया, उस व्यक्ति का यह जीवन था। आगे है देश प्रेम की भावना। ये जो भी कहानियाँ, जो भी उपन्यास लिखते थे, उनमें देश प्रेम की भावना भरी पड़ी थी। इन्होंने एक प्रारंभ में ही कहानियों की पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सोजे वतन। वास्तव में प्रारंभ में उस समय की जो हिंदी थी आजकल की तरह नहीं थी। उस समय हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी चलती थी, जिसमें उर्दू मिश्रित शब्द हुआ करते थे। उर्दू शब्दों की बहुलता होती थी और शुद्ध हिंदी के शब्द कम होते थे। तो इन्होंने भी वही विधा अपना ली। तो प्रारंभ में जब देखा कि अंग्रेज सरकार कुछ लिखने नहीं देती, बार बार जो भी लिखाता है उसको हजम कर लेती, जब्त कर लेती है, तो इन्होंने अपने नाम बदल दिए और नाम बदल कर लिखना शुरू किया। वास्तव में इनका जो मूल नाम था वो प्रारंभ का था धनपत राय, लेकिन ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो सोजे वतन जो कहानियाँ लिखी थीं, जो पुस्तक थी, इसमें जो कहानियाँ थीं, उन सब में देश प्रेम की भावना भरी पड़ी थी और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उसमें आवाज़ उठाई गई थी। जो पात्र उसमें चयनित किए गए थे, उनके माध्यम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उसमें आवाज़ बुलंद की गई थी। एक दिन वो पुस्तक बाजार से पकड़ ली गई, पता लगाया गया कि इसका लेखक कौन है। पता लग गया, बुलाए गए अधिकारी के सामने, जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि ये कहानियाँ आपने लिखी हैं? तुम ना कैसे कह सकते थे, सामने पुस्तक रखी थी। मैं कहा हाँ मैंने लिखी है। लेकिन कहा लेकिन क्यों? इसमें तुमने सरकार की बेइज्जती की है, सरकार को अपमानित किया है। तो एक पक्ष ही लिखा है, सरकार की अच्छी बातें तुमने नहीं दिखाई हैं। तो इसके लिए तुम्हें दंडित किया जा सकता है। तो ठीक है, हम इसकी समिति बना देते हैं और समिति जांच करके जो भी आख्या देगी उसके आधार पर तुम्हारे लिए दंड तय हो जाएगा। उसी समय शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे, बड़े इनसे बैठे थे, उन्होंने कहा कि साहब आदमी बहुत भला है लेकिन थोड़ा सा कलम का तेज है, तो हम समझा देंगे, पहली बार इसे आप क्षमा कर दें। तो उस बार छूट गए थे। तब इन्होंने फिर अपना नाम बदल दिया और बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रारंभ में नवाब राय के नाम से लिखते थे, प्रेमचंद इन्होंने बाद में अपना नाम रखा और मूल नाम इनका जो था बचपन का वह धनपत राय था। तो इस प्रकार से संपूर्ण जीवन बिताते हुए कि जिसके पैर में, जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया, इतने इतने उपन्यास, इतनी कहानियाँ, पूरे समाज को बदल करके रख दिया, पूरे जीवन भर जिसे अच्छे वस्त्र नहीं मिले, जो शरीर से अत्यंत दुबला पतला झेलता रहा, बीमारियों ने जिसके पूरे शरीर में अपना घर बना लिया, ऐसा व्यक्ति, इतने पैसे उसके पास नहीं हैं कि वह अच्छे वस्त्र पहन सके और वह नए जूते खरीद सके, यह एक विडंबना है। जो लेखक हैं इस पाठ के हरिशंकर परसाई जी, मूल रूप से उनका जोर इस बात पर है कि हमारे जो पुरखे थे जिन्होंने इतना कुछ सहा और इतना कष्ट भी सहा, उसके साथ में इतना करने के बाद भी कष्ट, उन्हें तो आसमान पर होना चाहिए था। लेकिन शायद वो उस समय के समाज की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि वो समाज कैसा था जिसने प्रेमचंद की यह स्थिति नहीं देखी। समाज को भी आगे आना चाहिए था, प्रेमचंद की सहायता करनी चाहिए थी। और अगला यहाँ स्थान नहीं था, लेकिन स्वाभिमानी जीवन, प्रेमचंद ने कभी भी किसी भी बुराई के आगे अपना सिर नहीं झुकाया, स्वाभिमान पूर्वक उसको लाकर सबके सामने रख दिया और
अपने स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने दी। सच्चाई का जीवन जीते थे, किसी से कुछ मांगने से दूर रहते थे, किसी की खुशामद नहीं करते थे, जी हुजूरी नहीं करते थे, इसलिए किसी के आगे झुकते भी नहीं थे। झुकता वही है जिसे कुछ दूसरे से पाने की लालसा होती है। जब कुछ पाने की लालसा ही नहीं थी, जब मन में था ही नहीं कि हमको हमारे अधिकारी से अच्छा पद मिल जाए, अच्छा स्थान मिल जाए, तो फिर हम झुकेंगे क्यों? यही कारण था कि मुंशी प्रेमचंद जब तक जिए, जितनी बार स्थानांतरण हुआ, कभी झांसी तो कभी गोरखपुर, एक बुंदेलखंड में और एक पूर्वांचल में, लेकिन सब कुछ आदेश का पालन लगातार करते रहे। किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, किसी के आगे कभी हाथ जोड़कर खड़े नहीं गए, कभी विनती ही नहीं की, किसी से क्षमा नहीं मांगनी पड़ी। इतना स्वाभिमान का जीवन था। लेखक ने इसमें लिखा है पाठ में एक जगह कि तुम जिस कार्य को घृणित समझते हो, यानी नीच समझते हो, उसकी ओर पैर की उंगली से निशाना संकेत करते हो। क्यों? क्योंकि वह कार्य तुम्हारी दृष्टि में सदैव नीचा ही है, इसलिए उसको तुम अपनी ठोकरों पर रखते हो, पैर के नीचे रखते हो। अच्छे कार्य की ओर तो हाथ की उंगली से इशारा करते हो, लेकिन जो भी गलत कार्य हैं उनको कभी तुमने समर्थन नहीं दिया, कभी तुमने उनको प्रश्रय नहीं दिया, कभी उनके पक्ष में तुम खड़े नहीं हुए। ये तुम्हारे जीवन की सच्चाई थी। ऐसा है शंकर प्रसाद जी प्रेमचंद जी के बारे में कहते हैं। तो भैया बहनों, एक पाठ में वर्णित कुछ मूल बातें थीं। आप सब जानते हैं इस समय ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, इसलिए जिस प्रकार प्रत्यक्ष बैठ करके अध्यापन होता है वो इस विधा में थोड़ा संभव नहीं है। फिर भी जो बिंदु हमने आपको दिए हैं, आप इन्हीं बिंदुओं के आधार पर पूरे पाठ को पाएंगे, इसलिए बातें आपको उसमें मिलेंगी। तो आपसे एक आग्रह है कि आप इस पाठ को 2-3 बार पढ़ेंगे। कभी कभी आपको लगता है कि समझ में नहीं आएगा। हमने पहले ही कहा कि जो उदाहरण दिए गए हैं, जो कथाएं दी गई हैं, कुछ प्रसंगों की ओर याद दिलाया गया है, वो सीधे न हो करके व्यंग्यात्मक हैं। इस प्रकार से कहे गए हैं कि वो बातें घुमावदार हैं। जब कई बार पढ़ेंगे तब वह बात समझ में आएगी। इसलिए इस पाठ को सावधानी पूर्वक और कई बार पढ़ना बहुत आवश्यक है। शेष पाठ के आधार पर जो भी प्रश्नोत्तर और भाषा कार्य बनेगा वह तैयार करके आपके पास भेज दिया जाएगा। जो भी सामग्री आपके पास हम लिख कर भेजते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप उसे लिखते होंगे ठीक ढंग से और उसे पढ़ते भी होंगे। केवल लिखना ही नहीं है, उसे पढ़ना भी है, उसकी तैयारी भी करनी है। आज देश संकट में है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी ही इस संकट से हम लोग उबर जाएं। फिर मिलेंगे, आप भी विद्यालय आएंगे, हमारा आपका सामना होगा, तो जो कुछ भी कमी रहेगी उसको दोहरा दिया जाएगा। लेकिन जब आप पाठ को पढ़े रहेंगे पहले से, तो फिर उस समय आपको थोड़ा समझने में आसानी भी होगी। जब आप पाठ पढ़ेंगे तभी आपको समस्याएं आएंगी। जब तक आप पाठ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं जान सकते कि आपको कहाँ कठिनाई हो रही है। इसलिए पाठ पढ़ें, उन बातों को किसी डायरी में या किसी कॉपी में लिखें। जो प्रसंग आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उन्हें आप फ़ोन से बात करके समझ सकते हैं, या विद्यालय खुलेगा, हम लोग मिलेंगे, तब आपस में चर्चा कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए पुनः आग्रह है कि जो भी सामग्री आपको
लिखित रूप में भेजते हैं उसको ठीक से लिखना, सुंदर लिखना, और जिस तरह लिखकर भेज उसी तरह से लिखना। जहाँ एक लाइन छोड़ी गई वहाँ आप भी एक लाइन छोड़ेंगे, जहाँ हेडिंग है वहाँ हेडिंग। जो शब्द रेखांकित कर दिए गए हैं उन्हें आप भी रेखांकित करेंगे। जो शब्द समूह कॉमा में कर दिए गए हैं उनको आप भी कॉमा में करेंगे। इस प्रकार से आप लिखते रहेंगे और उसकी अच्छी तैयारी करेंगे, क्योंकि परीक्षाएं एक निश्चित अंतराल पर होती रहेंगी। एक परीक्षा भी दी गई और उसमें अच्छी सफलता मिली है, आपको भी लगा होगा, हम लोग भी प्रसन्न हैं। तो आगे भी परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होंगी सब होंगी, इसलिए आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।